दिल्ली में कोविड-19 के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस दौरान लोगों को कई शिकायतें आ रही हैं, जैसे कि गले में दर्द, खराश, तमाम इस तरीके से शिकायत आ रही है। इस समय हम दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनीष मुंजाल जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हुए जानते हैं, क्या कुछ किस तरीके से कोरोना के नए मामले और क्या शिकायतें लोगों की आ रही है। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस नमस्कार। तरीके से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, किस तरीके से शिकायतें आ रही हैं? क्या इसमें लक्षण बदला है या गले में खराश या तमाम इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं? जो कोरोना की इनिशियल बीमारी में वायरस ने मचाई थी तबाही, वो ज़्यादातर फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट से हुआ था, जो डेल्टा और जो स्ट्रेन मेन था। लेकिन उसके बाद जो वायरस के कट के नए स्ट्रेन आए हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन हो गया, जावा हो गया, एक्सटी स्ट्रेन, ये जो हम आजकल देख रहे हैं, इतने सारे हो गए कि सबको नाम याद नहीं रहते। ये अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जो आयु वर्ग के लोग हैं और अलग-अलग शरीर के हिस्सों में इसके लक्षण आ रहे हैं, वो ज़्यादा देखने को जा रहे हैं। लेकिन अमूमन जैसे आपने बोला कि सबसे जो कॉमनेस्ट आजकल लक्षण आ रहे हैं एक्सटी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के, उसमें हमारे को गले में लक्षण ज़्यादा तो 2-3 दिन के बुखार के साथ जैसे नॉर्मल वायरल होता है और बहुत लंबी तंग करने वाली खाँसी, इस तरह के लक्षण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो क्योंकि ये नॉर्मल वायरल से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है और इसलिए हम ट्रीट भी इसको बहुत एग्रेसिवली नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये फिर भी नया वायरल स्ट्रेन है, मानव जाति के लिए थोड़ा रिलेटिवली नया स्ट्रेन है, अभी भी 2 से 3 साल ही हुए हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ लोगों को अभी भी इसके सीरियस इन्वॉल्वमेंट और रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ केसेस में तो हॉस्पिटलाइज़ेशन और बहुत रिसेंटली अब कुछ डेथ्स भी हुई हैं। सो ध्यान रखने की तो ज़रूरत है। अगर होता है तो आपको अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह जान के भी, ना जानते हुए भी आइसोलेट करना चाहिए। सर, लक्षण किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं इसके? क्योंकि कई दफ़ा होता है हम खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं वो देखने हैं कि क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये घर में बैठे-बैठे थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, आप किसी पार्टी से आए हैं, कोई आप हवाई यात्रा करके आए हैं, तो इस चीज़ के थोड़े से लक्षण हम लोग पहले ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि उस वजह से है। लेकिन अगर एकदम सडनली गला पकड़ा गया है, चोकिंग सेंसेशन हो रहा है, सूख रहा है गला ज़रूरत से ज़्यादा, साँस लेने में दिक्कत है लेकिन ऑक्सीजन चाहे भले ही ठीक हो और एक अजीब तरह-सा निगलने में अगर दर्द होना शुरू हो जाता है, इसके साथ-साथ बुखार जो टूट ना रहा हो बहुत अच्छी तरह सिंपल क्रोसिन वगैरह से, तो चांसेस ये हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन कोविड हो सकता है और कुछ लोगों में डायरिया यानी कि पेट लूज़ होना, ये भी एक इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। कितने दिन में डिटेक्ट हो पा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी डिटेक्ट भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, पता भी नहीं चल पा रहा है कि कोरोना है कि क्या है? 2 कारण हैं इसके। नंबर 1 तो क्राउड फटीग हो गया है, मेंटल फटीग हो गया है। हम लोग इतनी बारी सब लोग 10-10 बारी टेस्ट करा चुके हैं। हम लोग खुद डॉक्टर्स इससे परेशान हैं कि अब जब भी बुखार होता है हम ये मानते हैं वैक्सीनेशन वगैरह हो चुकी है, कराने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। हालाँकि सरकार ने अब वो सीलिंग और इस तरह के क्राउड शेल्टर्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब हम ये मानते हैं कि ये वायरस अब एपिडेमिक से चेंज होके पैंडेमिक और एपिडेमिक की प्रोपोर्शन से चेंज होके अब एंडेमिक हो रहा है, यानी कि छोटी-छोटी जगहों पे कतरों में ही रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक तो टेस्टिंग कम हो रही है, दूसरी टेस्टिंग जो हो रही है उसमें क्योंकि आदमी वैक्सीनेटेड है शायद पहले से ज़्यादातर, तो उसमें वायरस डिटेक्शन पुअर हो रही है। तो एक तरह से धारणा ये आ रही है कि कराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी बहुत धक्का नहीं दे रहे, लेकिन जहाँ पे भी आपको ट्रैवल करना है, आपके घर में और सदस्य हैं, कोई जिसकी कमज़ोर है हेल्थ कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों में आपको डिटेक्ट करना चाहिए क्योंकि आम तौर पे करने पे लोगों के निकल आता है पॉज़िटिव। ये मामले किस में अधिक पाए जा रहे हैं इस समय? अगर केस किस तरीके से आ रहे हैं? बच्चों में ज़्यादा, बुजुर्गों में या जो पहले कोई प्री हिस्ट्री डिज़ीज़ उनमें? सो ये वायरल का डेफ़िनेटली एक असूल है कि ये कमज़ोर आदमी पे ज़्यादा अटैक करता है। तो इसमें बूढ़ों को तो वल्नरेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। लेकिन क्योंकि जो वायरस फैलता है वो ज़्यादातर यंगस्टर्स और बच्चों से फैलता है, तो ये देखने में आ रहा है कि
जो गले ख़राब होने वाले जो प्राइमरी केसेस हैं, बुखार, तेज़ बुखार, फिर ठीक हो जाना, ये हमें छोटे लोगों में, बच्चों में और बड़ों में ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन हाँ, जो अस्पताल में ज़्यादा पहुँच रहे हैं और जिनको अनफॉर्च्युनेटली हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयूज़ की, वेंटिलेटर की, बहुत रेयरली, वो तो एडल्ट्स में, ये एल्डरलीज़ में ही ज़्यादा है। ठीक है। सर, अभी अमूमन जो केसेज़ भी देखने को मिल रहे हैं, इसमें डेथ के केस भी देखने को मिल रहे हैं। ये किस तरीके से, किस एज के ग्रुप में? बहुत यंगस्टर्स में तो नहीं है। यंगस्टर हम लोग आईसीयू में देख पा रहे हैं, कुछ हैं। क्या होता है कि जब एक बच्चे को बुखार होता है या एक बड़े को बुखार होता है, 3-4 दिन से ज़्यादा का बुखार, ऐसे ही केस अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि उनमें हमने देखा है कि जो इन्फेक्शन है कोविड भी, वो एक रिएक्शन की झड़ी लगा देता है, जिसको हम मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमैटिक डिज़ीज़ शुरू हो जाता है, जिसको एमआईएस कहते हैं। तो इन लोगों का कुछ जाँचों से, जैसे पेट स्कैन और इस चीज़ से हमें पता लगता है कि कैसे-कैसे गाँठों में और पेट की गाँठें और आंतड़ियों, जोड़ों में, इन सब चीज़ों में हमने देखा है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, यानी रिएक्शन बढ़ जाता है। पहले ये सिर्फ़ लंग्स में डेल्टा स्ट्रेन में दिख रहा था। तो जब ये होता है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है और बुखार काफ़ी दिन रहता है, हालाँकि वायरस जल्दी नेगेटिव हो जाता है। तो यही कारण है कि जब इनका कोविड टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये 5वें छठे दिन जाके अस्पताल में भर्ती होते हैं, पहले दूसरे दिन तो होते नहीं, क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो वायरस टेस्ट में नहीं आ पा रहा। लेकिन अस्पताल में 12-13 दिन का स्टे हो जाता है। और कुछ लोगों में, जैसे जो वाक़ई अंदर से कमज़ोर हैं, जिनकी किडनी है या प्रॉब्लम है या मधुमेह है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या बूढ़े हैं या उनको ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोग आईसीयू भी पहुँच जाते हैं। और बहुत रिसेंटली कुछ 1-2 केसेस में थोड़े एल्डरलीज़ में डेथ्स भी हुई हैं। सर, कई दफ़ा ये देखने को मिला जिस तरीके से जो शिकायतें लोग कर रहे हैं, तो उसमें ये सीज़न चेंज हो रहा है, इसी वजह से वो ना अस्पताल पहुँचे, ना चेकअप करा रहे हैं। तो क्या सीज़न चेंज इसे मान के चलें? सीज़न चेंज तो हो जाए तो अच्छा है। दिल्ली का तो इतना गर्म सीज़न है कि अभी सीज़न चेंज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गर्मी में हम लोग ठंडा-गरम ज़्यादा हो जाता है। आप एसी के कमरे में रहते हैं और फिर आप एकदम लू जैसी गर्मी में जाते हैं। ये वायरस के लिए एक बहुत ही अनुकूल माध्यम है अंदर आने का, क्योंकि हम लोग गर्म-सर्दी में वायरस जल्दी पकड़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ा हाइजीन लेवल पुअर हो जाता है, कहीं पे भी आप पानी पी लेते हैं, कहीं भी हाथ लगा लेते हैं, पसीना जो है बहुत आ रहा है, तो लोगों को बसों में और जो वेंटिलेटेड और एयर कंडीशन्ड बसें हैं, उसमें ये ज़्यादा फैल रहा है। यानी बढ़ती गर्मी भी एक कारण हो सकता है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, निस्संदेह, बिल्कुल। तो इस गर्मी से खुद को बचाना भी है और वायरस से भी बचाना, तो किस तरीके से हम बचा पाएँगे? बहुत बढ़िया सवाल है। हम लोग ये शायद इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे। आपको अपने टेम्परेचर या वातावरण को बिल्कुल अनुकूल रखना है। अपनी बॉडी टेम्परेचर हमारा जो 37.5 डिग्री हम कहते हैं, मानते हैं हमारा टेम्परेचर है, इसके आसपास ही हमें खाना-पीना, रहन-सहन अपना रखना है। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं जाना। और पानी, क्योंकि इस वक़्त शरीर पानी बहुत माँगता है गर्मियों में, पानी का, साफ़-सुथरे पानी का सेवन ज़्यादा करना है। अगर पसीना ज़्यादा आएगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, तो आपको अगर वायरस अंदर आया भी होगा तो बहुत जल्दी झड़ जाएगा और हो सकता है आपको इन्फेक्शन फ़ील ही ना हो। सर, बच्चों को क्या सलाह देंगे इस तरीके से अपने आप को किस तरीके से रखें? क्योंकि स्कूल भी खुले हैं, ऑफ़िस भी, सब कुछ, सारी चीज़ को देखें। किस तरीके से अपने आप को बचा के रखें? सो बच्चों का ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी भगवान की दी हुई है, वो सबसे अच्छे रहते हैं, लेकिन बच्चे फैलाते बहुत जल्दी हैं। तो अगर आप छुट्टियों से निकल आए हैं और आपके स्कूल अब खुल गए हैं, तो डेफ़िनेटली खुले हवादार क्लासरूम्स बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, बजाय इसके कि जो एसी वाले छोटे-छोटे कमरे होते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि भले ही वो कोविड टेस्ट कराएँ ना कराएँ, अगर आपके बच्चे को बुखार का लक्षण है, ज़ुकाम, खाँसी हो रहा है, तो टीचर से बात करके उसको कम से कम 4 या 5 दिन के लिए आप स्कूल ना भेजें। ऐसे करने से आप साइकिल को ब्रेक करेंगे, आपका बच्चा तो ठीक हो ही जाएगा गले में, घर में आपके अपने खाने-पीने, अच्छे खान-पान से, वो दूसरे बच्चों को भी जो आपसे ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, उनसे बच जाएगा। एक बात आपने कही कि पाबंदियाँ हम बेशक हटा सरकार ने हटा दी और हम लापरवाह हो गए। तो अब लापरवाह हो गए, बीमार फिर पड़ गए। अब सरकार भी अपने और एजेंडा में लग गई है और देश के विकास में और चीज़ों का सोचना भी ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से कोविड की जो अब लड़ाई है, वो हमारे हम सबके मन में आ जानी चाहिए। जैसे हम अपने अपने घरों में कभी गंदगी नहीं फैलने देते,
ऐसे ही अब हमारे को अपने समाज में कोविड को फैलने से अगर रोकना है तो हमें हर चीज़ करनी होगी, हर हर एक्टिविटी करनी होगी, बस में जाना होगा, मेट्रो में जाना होगा, पिक्चर देखने जाना होगा, लेकिन हमें वायरस को फैलने से रोकना है। अगर हमारे को अभी भी मास्क लगाने की आदत रहे तो बहुत ही अच्छी है और उसको अभी भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप क्लोज़ ग्रुप में हैं तो चल सकता है, जैसे आप और मैं जानते हैं कि हम लोग दोनों ठीक हैं, हम बिना पहने बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आप पब्लिक प्लेस में जाएँ, वहाँ अभी भी अवश्य मास्क ज़रूर लगाएँ, हाथ की सफाई सैनिटाइज़र या साबुन के पानी से ज़रूर अपने हाथ मुँह धोएँ और डेफ़िनेटली अननेसेसरी कहीं पे भी ओवर क्राउडिंग ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मनीष मुंजाल जी, जिन्होंने कहा कि खुद डॉक्टर ना बने, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और सरकार के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के नियमों का पालन करें, जिससे खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।